बिहार के बख्तियारपुर के एक छोटे से गांव में एक साधारण से परिवार में जन्मा एक लड़का जो इंजीनियर बनने चला था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे नेता बना दिया। वो जेपी आंदोलन की आंधियों में तपकर निकला, जल्दी बिहार की राजनीति का ऐसा सितारा बना जिसे अब बिहार की सत्ता का बाजीगर कहा जाता है। कभी लालू यादव के साथ मिलकर बदलाव की मिसाल उठाई तो उन्हीं लालू के जंगल राज के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। फिर बीजेपी के साथ मिलकर बिहार को नया चेहरा दिया। बिहार में सड़कें चमकी, बिजली आई, सुशासन बाबू की छवि उसकी बनी। लेकिन उस शख्स की असली ताकत सिर्फ विकास नहीं, उसकी चालाकी भी रही। अपनी पार्टी में जो सबसे करीब रहा उसे सबसे दूर भगा दिया। राजनीति में कभी इस तरफ एनडीए तो कभी उस तरफ महागठबंधन, ऐसे तमाम यू टर्न लिया जिसके चलते उसके विरोधियों ने उसे पलटू राम कह दिया। हालांकि सियासत की बाजीगरी ऐसी की बार बार पलटे, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे। और इसीलिए शायद उनके खुद की पार्टी के लोगों ने पोस्टर लगवाकर कहा कि नीतीश सबके हैं। लालू यादव ने कहा कि इनके पेट में भी दांत है, तो चिराग पासवान ने कहा कि इनके दाएं हाथ को नहीं पता है कि इनके बाएं हाथ में क्या चल रहा है। ये कहानी नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार की ये कहानी विकास की है, विश्वासघात की है, सपनों की है, साजिशों की है। यह कहानी है चालाकी की, चुप्पी की, पलटाव की और पकड़ की, जिसमें कोई दोस्त हमेशा रहा नहीं और कोई दुश्मन स्थायी बना नहीं। मगर इन सब से आगे बढ़कर यह कहानी उस सियासी संतुलन की है जिसने बिहार के गांव से लेकर दिल्ली के गलियारों तक हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर नीतीश कुमार है किसके, या ये कहिए कि कौन है बिहार के जो बगैर नीतीश के अकेले सत्ता की कुर्सी को पकड़ सकता है। अब शुरू करते हैं शुरू से नीतीश कुमार की ये कहानी को। साल था 1951, तारीख थी 1 मार्च। बिहार के बख्तियारपुर कस्बे में एक छोटे से घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया नीतीश कुमार। पिता का नाम था राम लखन सिंह, जो आयुर्वेदिक वैद्य थे, लेकिन दिल में राजनीति का जज्बा था। आजादी की लड़ाई में पिताजी कई बार जेल गए थे, लेकिन आजादी के बाद जब कांग्रेस से टिकट मांगा तो उनकी जगह लाल बहादुर शास्त्री जी की बहन को टिकट दे दिया गया। यहाँ से नीतीश कुमार जी के पिताजी का भरोसा जो है वो टूट गया और कांग्रेस को छोड़ दिया और डॉक्टर लोहिया के समाजवादी विचारों से जुड़ गए। नीतीश बचपन में ही अपने पिता की राजनीति में लंबी लंबी बात करते सुनते थे। खासकर 1962 में जब भारत चीन से हारा तो घर में नेहरू की खूब आलोचना होती थी। यह बात नीतीश के मन में गहराई तक बैठ गई। बाद में खुद कहा था उन्होंने कि आँख खोलते ही सदमा मिला था। पहली खबर जो याद है वो है चाइना ने हमें हरा दिया था। तभी से कांग्रेस के लिए नीतीश कुमार के मन में नाराजगी बैठ सी गई थी। पढ़ाई में नीतीश कुमार तेज थे। एक बार 10वीं की परीक्षा में गणित में पूरे 100 नंबर लाने का सपना देखा। सवालों के सारे जवाब आते थे, लेकिन जैसे ही पेपर खत्म हुआ कॉपी छीन ली गई। नीतीश कुमार को ये बात चुभ सी गई। उन्हें लगा कि 5-10 मिनट और मिल जाता तो शायद वो 100 में से 100 नंबर लेकर आ जाते। लेकिन सालों बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो ये फैसला किया कि बच्चों को परीक्षा में 15 मिनट ज्यादा दिया जाएगा। बचपन की एक और घटना नीतीश कुमार की जिंदगी में सबक के तौर पर आई। एक बार वो और उनके दोस्त रेल लाइन को पार कर रहे थे, लेकिन ब्रिज नहीं बना था। दोनों ने मालगाड़ी से नीचे निकलने की सोची, लेकिन जैसे ही झुके और नीचे से आगे बढ़ने लगे मालगाड़ी चल पड़ी। जैसे तैसे वो और उनके दोस्त बचे। उस दिन मौत सामने खड़ी थी, लेकिन नीतीश बच गए। शायद इसलिए क्योंकि किस्मत को पता था कि इस लड़के को अभी बहुत कुछ करना है। खैर, इसके बाद नीतीश कुमार साल 1966 में 15 साल की उम्र में पटना पहुंच गए। बख्तियारपुर से पटना नीतीश कुमार कॉलेज में पढ़ने आए थे। पढ़ाई में अच्छे थे। एक छोटी सी स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। पिताजी भी कुछ पैसे भेजते थे। महीने में करीब 300 रुपया मिलता था, जो उस जमाने में कम नहीं था। नीतीश साफ सुथरे स्वभाव के थे, कमरे को चमका कर रखते थे। साइंस कॉलेज के बाद नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। पढ़ाई चली रही थी, लेकिन मन जो है वो राजनीति की तरफ जा रहा था। बचपन से ही राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित थे। स्कूल में उनके भाषण पढ़ते थे। कॉलेज आते आते राजनीति की किताबों में दिलचस्पी बढ़ गई। एक बार तो कार्ल मार्क्स की किताब को उठाया और बाद में खुद हंसते हुए कहे कि पूरी किताब सर के ऊपर से निकल गई। इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात किशन पटनायक से, जो लोहिया के शिष्य और सांसद थे, उनसे हो गई। उन्होंने नीतीश को खुलकर कहा कि तुम राजनीति में आ जाओ, तुम्हारे जैसे लड़कों की देश में जरूरत है। और यहीं से नीतीश के मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है वो शुरू हो गई। वो समाजवादी युवजन सभा से जुड़ गए और कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष भी बन गए। 1972 में जब फीस बढ़ी और हॉस्टल की हालात खराब हुई तो छात्रों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। आंदोलन इतना उग्र हो गया कि छात्रों ने सरकारी बसों को हाईजैक तक कर लिया। कई लोग गिरफ्तार हुए। पटना की जेल भर गई। सरकार को मामला शांत करवाने के लिए एक कमेटी बनानी पड़ी। हालांकि इतना सब करने के बाद भी नीतीश उस दौर के बड़े छात्र नेता नहीं बन पाए, क्योंकि उस दौर में
लालू यादव का जादू अलग चल रहा था। लालू यादव जो अपने संवाद में हंसी मजाक करते थे, कई बार हंसी ठिठोली तमाशा और यह सारी चीजें जनता को प्रभावित करती थी। लालू यादव ने उस दौर में ही जनता को अपने रंग में रंग लिया था। नीतीश लालू से अलग थोड़ा शांत पढ़ाकू सोचने समझने वाले लड़के थे। वैसे दोनों में एक कॉमन बात थी, कहा जाता है खैनी। दोनों गांव के लड़के थे। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि नीतीश बाबू जो है वो पढ़े लिखे सलीकेदार घर से थे और लालू जी का जो स्टाइल था वो थोड़ा देहाती वाला स्टाइल था, जो धीरे धीरे उनकी जनता में पकड़ को और मजबूत कर लिया। इसी दौरान नीतीश कुमार की दोस्ती कुछ और चेहरों से भी हुई, जिसमें नाम था सुशील मोदी, सरयू राय, शिवानंद तिवारी, रविशंकर प्रसाद। यह तमाम वो लड़के थे जो आगे चलकर देश की सियासत को एक अलग बड़े लेवल में बड़ी भूमिका निभाने वाले थे। नीतीश जेपी की छात्र संघर्ष समिति से जुड़ गए और लोहिया विचार मंच पर भी एक्टिव हो गए। अब धीरे धीरे अपने रंग में आ रहे थे। मंच पर भले कम दिखते, लेकिन पर्दे के पीछे खूब चाल चलते। एक बार छात्र संघर्ष समिति में कम्युनिस्टों की एआईएसएफ भी शामिल थी, लेकिन वो इंदिरा गांधी के समर्थन में थी। अब सवाल था कि क्या किया जाए। नीतीश ने इसका हल ढूंढा, बिना टकराव के काम हो जाए यह उन्होंने सोचा। उन्होंने समिति से एक प्रस्ताव पास करवाया जिसमें अमेरिका की आलोचना के साथ साथ सोवियत संघ की निंदा कर दी गई। चेकोस्लोवाकिया और हंगरी में दखल को लेकर बस क्या था, एआईएसएफ खुद नाराज होकर बाहर चली गई। नीतीश कुमार की यह चाल कामयाब थी और यही अंदाज नीतीश कुमार की मौजूदा सियासत में भी दिखता है, जहां शांति से वो जो करना होता है वह सलीके से कर जाते हैं, बिना टकराव के। खैर, नीतीश कुमार की शादी का भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। नीतीश कुमार जब राजनीति में अपने कदम रख रहे थे तो जयप्रकाश नारायण के साथ मन साझा करने लगे। हालांकि इस दौर में वो पढ़ाकू थोड़ा अलग थे। कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण भी नीतीश को पढ़ाकू कहकर ताना मारते थे, लेकिन सियासत में बढ़ते कदम के बीच में नीतीश कुमार के पिताजी राम लखन सिंह को उनकी राजनीति का यह मोह अच्छा नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था कि लड़का जो है वो भटक रहा है और किसी भी माता पिता की तरह एक पुराना उपाय उन्होंने आजमाया। ब्याह करवा के शादी करने की बात करी, लड़की चुनी गई। नाम था मंजू, जो पटना के मगध महिला कॉलेज में पढ़ती थी। नीतीश कुमार को इतनी जल्दी शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर दोस्तों ने समझाया कि चलो मंजू को एक बार देख आते हैं, तो उन्होंने ज्यादा विरोध भी नहीं किया। नीतीश कुमार को लेकर एक किताब है, नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नजर। उसमें उनके दोस्त कौशल एक किस्सा लिखते हैं। वो कहते हैं, मैंने आकर नीतीश कुमार को बताया कि लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है और मुस्कुराते हुए देखने में भी अच्छी लगती है। फिर यह सुनकर नीतीश जी मुस्कुरा दिए और शादी के लिए हामी भर दी। हालांकि नीतीश कुमार की शादी की कहानी इतनी आसान नहीं थी। असली मोड़ इसके बाद आया। नीतीश कुमार को यह बात पता चला कि उनके पिताजी ने दहेज में उस दौर में 22,000 रुपया मांगा है। बस क्या था, नीतीश यहीं से फट पड़े। शाम को वहां से 3 पहिया ऑटो में बैठकर गांव पहुंचे और सीधे पिताजी से लड़ने लगे। वजह थी लोहिया से प्रेरित होकर पहले ही कसम खाई थी कि जीवन में दहेज नहीं लेंगे। नीतीश कुमार ने शादी से इनकार कर दिया। बाद में मामला बिगड़ने ही वाला था, तभी उनके दोस्त बीच में आए और लड़की के घर वालों से साफ साफ कह दिए कि कोई दहेज नहीं लिया जाएगा, कोई तिलक भात नहीं होगा, शादी अगर होगी तो सिर्फ एक साधारण कोर्ट मैरिज। नीतीश कुमार ने खुद भी संदेश भिजवाया कि मैं लोहिया का शिष्य हूँ, मेरी जिंदगी विचारों पर चलती है, आप चाहे तो दोबारा सोच सकते हैं कि आपको यह रिश्ता मंजूर है या फिर नहीं। कहने को बात सीधी थी, लेकिन तेवर स्पष्ट थे। शादी का नया कार्ड छपा और उस कार्ड पर लिखा गया कि यह शादी तिलक दहेज और शोषण युक्त कुप्रथाओं से मुक्त है। 1973 में 22 साल की उम्र में नीतीश कुमार की शादी मंजू जी से करा दी गई, बिना शोर शराबे के, सिर्फ विचारों की बुनियाद पर।